मेरे चैनल में आज मैं लेकर आया हूँ मैजिक स्वॉर्ड मास्टर का एपिसोड 11। चलिए एपिसोड को शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। हमारा जिन ये सोच ही रहा था कि इसके पीछे उस शख्स का हाथ हो सकता है, तभी जिन की मेड वहाँ आती है और कहती है, यंग मास्टर जैसा आपने कहा था मैंने वैसे कर दिया, अब आगे बताइए मुझे क्या करना है। फिर हमारा जिन कहता है, तुम्हारा शुक्रिया गिली, अब तुम आराम कर सकते हो, तुम कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारा जिन मुरैका के पास जाता है और कहता है, क्या तुमने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि तुम ब्लैक किंग स्क्वाड के कैप्टन मुरैका हो? फिर मुरैका कहता है, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर हमारा जिन मुरैका से कहता है, आज हम आपके लिए कामयाब हो पाए हैं, क्योंकि अगर आप लोग उन लोगों का ध्यान नहीं भटकाते तो हम शायद आज बच नहीं पाते। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इन लोग यहाँ कुछ मदद किए थे, फिर भी राइटर ने लिखा है तो क्या करूँ, सब तो जिनकी मेड ने ही संभाला था। और हमारा जिन आगे कहता है, जैसे ही हम रुमसांडल परिवार के मेन कासल पहुँचेंगे वैसे ही मैं अपने परिवार वालों को आपने जो हमारी मदद की है इस बारे में बताऊंगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो आपको काफ़ी शानदार सा तोहफा देंगे, और प्लीज़ टेलीपोर्टेशन गेट के शुरू होने तक हमारी मदद कीजिए। फिर मुरैका कहता है, आप फिक्र ना करें, मैं अपना बेस्ट दूंगा इसे करने में। फिर जिन मुरैका से बात करने के बाद अपनी मेट के पास लौट जाता है और मुरैका दूर से ही कहता है, हालांकि ये रुमसांडल परिवार से, लेकिन ये बिना किसी खास सुरक्षा के बाहर कैसे घूम सकता है। और आगे कहता है, ये अभी 10 साल का है लेकिन पहले से ही घमंडी और कॉन्फिडेंट है। और मुरैका आगे कहता है, इसने जो थोड़ी देर पहले कहा था शायद वो ये कर सकता है। दोस्तों यहाँ मुरैका उस बात की बात कर रहा है जब जिन ने कहा था कि वो इस दुनिया पर राज करना चाहता है। और आगे कहता है, ये बच्चा जो वहाँ उस समय कह रहा था, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे ही बकवास कर रहा था, क्योंकि वो जब इस चीज़ को बता रहा था तो वो बहुत सीरियस था। और मुरैका आगे कहता है, मैं एक ऐसे युग को देख रहा हूँ जो जिन रुनसांडल लाने वाला है। इसके बाद मुरैका अपने सभी टीममेट को अपने पास बुलाता है और कहता है, मेरी बात तुम सब ध्यान से सुनो, जब तक टेलीपोर्टेशन गेट शुरू ना हो जाए तब तक अच्छे से बर्ताव करना, कोई भी उल्टी सीधी हरकत मत करना, तुम लोग समझ गए ना। दोस्तों मुरैका यहाँ इसलिए ऐसा कह रहा है क्योंकि वो जिन और उसकी मेट से यहाँ थोड़ा सा डर चुका है, इसलिए वो अपने बंदों लोग को संभाल के रहने के लिए कह रहा है। ब्लैक किंग स्क्वाड के लोग अपनी कप्तान की ये बात सुनकर उन लोगों का मुंह उतर जाता है और उन लोग आपस में ही बात करने लगते हैं कि ये कप्तान ने कैसा बकवास ऑर्डर दे दिया है हमें वाला कब से अपनी बिहेवियर की परवाह होने लगी है, क्या कप्तान पागल हो गए क्या। मुरैका इन सब की ये सब बातें सुनकर इन लोगों से कहता है, अपना मुंह बंद रखो। इसके बाद हमें जिन और उसकी मेट को दिखाया जाता है। फिर जिन की मेट मुरैका से कहती है, हमें लगता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर जिन वहाँ से कहता है, तुम समझ गए ना। जिन की ये बात सुनकर मुरैका थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, तो फिर ठीक है चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। और ये सब टेलीपोर्टेशन गेट की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसके बाद हमें टेलीपोर्टेशन गेट के रास्ते के दौरान का सीन दिखाया जाता है जहां हमारा जिन और उसकी मेट और ब्लैक किंग स्क्वाड का कैप्टन मुरैका आगे आगे चल रहे थे और उसके पीछे उसकी टीम चल रही थी। फिर जिन की मेट हमारे जिन से कहती है, यंग मास्टर क्या हम उन गद्दारों को अकेला छोड़ के सही किया है? फिर जिन कहता है, सब कुछ ठीक है, चाहे उनके साथी उनको जिंदा ढूंढे या मारा, वो हमारे दुश्मन के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बनेंगे। और हमारा जिन अपनी मेट से आगे कहता है, तुमने आज काफ़ी अच्छा काम किया है। फिर जिनकी मेट कहती, आपका शुक्रिया यंग मास्टर। फिर जिनकी मेट कहती, अरे मैं तो भूल ही गई थी कि जब हम कैरेज पे हमारे ऊपर हमला हुआ था तब उन्होंने हमें एक बात बताई थी कि यहाँ से पास में ही एक गांव है जहाँ पर पहुँचने में हमें 2 घंटे लगेंगे, तो क्या हमें वहाँ जाना चाहिए? फिर जिन कहता, हाँ क्यों नहीं, हमें वहाँ जाकर स्नो के ख़त्म होने का इंतज़ार करना चाहिए। और हमारा जिन आगे कहता है, गिली। फिर जिन की मेट कहते हैं, हाँ यंग मास्टर। फिर जिन कहता है, आज जो कुछ भी तुमने मेरे बचाव में किया इसमें तुम्हें पछताने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। यहाँ तक कि अगर खान जो 9 स्टार का गार्डियन नाइट है वो होता तब भी उसे इस चीज़ के बारे में पता नहीं चलता। तुम तो सिर्फ 7 स्टार गार्डियन नाइट हो, ये तो तुम्हारे लिए और भी मुश्किल होगा पता लगाने की कुछ गड़बड़ है कि नहीं। और हमारा जिन आगे कहता है, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है जो मैं तुम्हें बताऊं कि गार्डियन नाइट को क्या करना चाहिए। दोस्तों जिन पता नहीं ये वाला क्यों बोलते, ये वाला तो समझ में नहीं आया, लेकिन इससे पहले जो बोला था शायद इसलिए कह रहा होगा
क्योंकि जिनकी मेड ने शायद पहली बार आज किसी को मारा है इसलिए। इसके बाद हमें जिनकी मेड को दिखाया जाता है, जो जिनकी ये बात सुनकर उधर ही रुक जाता है और कहता है आई एम सॉरी यंग मास्टर। फिर हमारा जिन पीछे मुड़ता है और गिली की तरफ देखता है और कहता है गिली आज भी वैसी है जैसे पहली थी। इसके बाद हमारा जिन अपनी पिछली ज़िंदगी की बचपन की कहानी बता रहा होता है। जिन कहता है जब रुनसांडल परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है तब उसको संभालने के लिए एक नैनी को रखा जाता है। दोस्तों नैनी मतलब जो बच्चे को संभालते हैं ना, उसको कहते हैं। उस नैनी की किस्मत उनके यंग मास्टर पे, अगर उनका यंग मास्टर बहुत ज़्यादा बेहतर होगा तो उनकी ज़िंदगी अच्छी होगी, और उनका अगर यंग मास्टर बेकार होगा तो उनकी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाती है। और हमारा जिन आगे कहता है और गिली मेरी पिछली ज़िंदगी में मेरी नैनी थी, क्योंकि मेरे पास कोई काबिलियत नहीं थी इसलिए हर कोई उसे परेशान करता और बुरा भला कहता था। लेकिन कभी गिली ने इस चीज़ के लिए मुझसे कोई सवाल नहीं किया। लेकिन एक दिन जब मुझे रुनसांडल फैमिली से निकाल दिया गया तब मेरे साथ साथ गिली को भी निकाल दिया गया। गिली ने उस दिन अपना सर झुकाकर रोते हुए मुझसे कहा यंग मास्टर मुझे माफ़ करिएगा, मैं और आपकी सेवा नहीं कर सकती। तो हमारा जिन आगे कहता है तो फिर मैं उसके इस व्यवहार की वजह से मैं उस लिए उसके साथ कोई सख्त व्यवहार करना नहीं चाहता। लेकिन इस समय ये मेरे पिछली ज़िंदगी से बिल्कुल अलग है, इसलिए गिली को भी अपने आप को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। इसके बाद हमें जिन की मेट को दिखाया जाता है, जो जिन के पीछे उदास खड़ी रहती है और कहती है यंग मास्टर इस बार जो कुछ भी हुआ इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा है, इसलिए मैं खुशी के साथ अपना सज़ा पाने के लिए तैयार हूँ। फिर जिन ज़ोर से कहते अपने आप को दोस्त मत दो गिली, वो मेरा ऑर्डर था, जबकि तुम मेरी नैनी हो और तुम एक लौती मेरी गार्डियन नाइट हो। तो अगर तुम इन छोटी चीज़ों के लिए परेशान हो जाओगे तो भविष्य में मुझे बचाते वक्त परेशानी में पड़ सकते हो। तो तुम ज़्यादा परेशान मत हो और मुझे इन बातों को दोबारा दोहराना ना पड़े। तुम समझ गई ना गिली? फिर जिनकी मेट कहते यस यंग मास्टर मैं समझ गई, मैं इसे सुधार लूँगी। और अपने मन में कहते यंग मास्टर मेरी इस हद तक परवाह करते हैं कि उन्होंने ये सब चीज़ें सिर्फ मेरे लिए कही, इसलिए मुझे मजबूत होना होगा और उन्हें यकीन दिलाना होगा कि और कभी भी कोई उनको चोट ना पहुंचा सके। और खुश हो जाती है और मासूम सा चेहरा बनाकर हमारे जिन की तरफ देखने लगती है और कहती यंग मास्टर मैं अपना बेस्ट दूंगी। फिर हमारा जिन उसकी तरफ देखता है और कहता है कितना सुकून मिला इसे वापस खुश देखकर। जिन के इतना कहने के साथ ही वो लोग उस गांव में पहुंच जाते हैं जिस गांव के लोग बात कर रहे थे। फिर इसके बाद जिन और उनके लोग एक होटल में रहने के लिए जाते हैं। इसके बाद हमें होटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ का जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो इन लोगों का वेलकम करती है और कहती है आपको कितने रूम की ज़रूरत है। फिर हमारा मुरेका कहता है हमें 2 रूम की ज़रूरत है। इस चैनल में आज मैं लेकर आया हूँ मैजिक स्वॉर्ड मास्टर का एपिसोड 12। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ हमारा मुरेका अपने लिए और जिन के लिए रूम बुक कर रहा था। वहाँ पर हमारा जिन इस बारे में सोच रहा था कि आज जिन गद्दारों ने उनके ऊपर हमला किया उसके पीछे किस शख्स का हाथ था। हमारा जिन कहता है इस अगर मैं सही कह रहा हूँ तो इसके पीछे ज़रूर उस ट्रांसफॉर्मेशन सॉसेरर बूबरे गैस्टोन होगा। दोस्तों ये वही शख्स है जिसकी तस्वीर हमें थोड़े समय पहले दिखाई गई थी। और दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन सॉसेरर का मतलब है ऐसे जादूगर जो किसी का भी रूप ले सकते हैं। और हमारा जिन आगे कहता है रूप बदलना अपना ये सिर्फ ड्रैगन ही अच्छी तरीके से कर सकते, लेकिन यहाँ तक कि वो भी इसे परफेक्टली नहीं कर सकते। लेकिन बूबरे गैस्टोन एक लौता है इस दुनिया में जो इसे पूरी तरीके से परफेक्टली कर सकता है। और अपने इसी खास काबिलियत की वजह से उसने इस दुनिया के लोगों को बहुत सारे झूठे वादे और बहुत से गलत काम किए हैं सिर्फ इस दुनिया में केओस मचाने के लिए। दोस्तों केओस मतलब अफरा तफरी या फिर मुसीबत विश्वर लाना इसको कह गई। और हमारा जिन आगे कहता अगर बूबरे इसमें सच में शामिल है तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। इसके बाद जिन और मुरेका के लोगों को रहने के लिए यहाँ रूम मिल जाता है, इसलिए मुरेका जिन को उसके कमरे पे छोड़ने के लिए आता है। फिर जिन कहता है आपका शुक्रिया मुरेका। फिर मुरेका हमारे जिन के कमरे को दरवाजे को खोलता है और कहता है प्लीज़ यहाँ आप आराम से रहिएगा, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता दीजिएगा। और मुरेका वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें एक कमरे के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन की मेड और जिन कमरे में बैठे हुए थे। जिन कमरे में बैठे बैठे फिर से सोचने लगता है और कहता है हालांकि उसने अभी कुछ खास नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे अभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। और हमारा जिन आगे कहता है
पिछली ज़िंदगी में जब मैं 20 साल का हुआ था तब कुछ लोगों ने मिलकर एक स्पेशल डिवीज़न बनाया था और उन लोगों ने जाके उसे पकड़ लिया था। दोस्तों यहाँ नहीं बताया जाता कि जिन इसमें रहता है कि जिन रहता भी तो उनके उसके साथ ही कौन है, हमें ज़्यादा जानकारी नहीं दी जाती। इधर बस इतना ही दिया जाता है, मैं बात पता चलेगा तो बता दूंगा। और हमारा जिन आगे कहता है अगर मैं उसे अपना दोस्त बना लूँ तो वो मेरे बहुत काम आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उसे बना भी पाऊंगा इसके बाद। और हमारा जिन आगे कहता है और मेरे पास कोई वजह नहीं है कि मैं अपने परिवार वालों को बता सकूं कि ये वो है जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी, और इससे पहले कि वो मेरे लिए और भी ज़्यादा मुसीबतें खड़ी करे। इसलिए मुझे इस ज़रूरत है कुछ चीज़ें जानने की, अगर मेरे पिछले ज़िंदगी से कुछ अलग हुआ है तो। और इतना करने के साथ ही हमारा जिन उबासी लेता है और उधर ही बेड पर लेट जाता है और सो जाता है। इसके बाद हमें जिन की मेट को दिखाया जाता है जो कहती है यंग मास्टर मैं बाहर पहरा देने के लिए जा रही हूँ। और जैसे ही हमारे जिन की तरफ उसकी मेट मुड़ती है वो देखती है कि हमारा जिन सो चुका है, इसलिए वह एक प्यारी सी मुस्कुराहट देती है और बाहर गार्ड करने के लिए चली जाती है। इसके बाद हमें एक बिल्ली की पूंछ को दिखाया जाता है जो बिल्ली हमारे जिन के कमरे के एक खिड़की के पास आकर म्याऊं म्याऊं करके चिल्लाती है। और हमें जिन को सोते हुए दिखाया जाता है जो वो इस बिल्ली के आवाज़ से कहता है ये आवाज़ कौन कर रहा है। और हमारा जिन इन उठ जाता है और कहता है क्या मैं सो गया था, और अंगड़ाई लेता है और कहता है मैं यहाँ आने से पहले स्टॉर्म कासल में काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग किया हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं अभी तक कमज़ोर हूँ, इसलिए मुझे मेरे 10 साल के बॉडी को और भी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और हमारा जिन कहता है ये आवाज़ कौन कर रहा है। और हमारा जिन खिड़की की तरफ देखता है, हमारा जिन जैसे ही खिड़की की तरफ देखता है वो देखता है कि एक बिल्ली उसे अजीब तरह से घूर रही है। हमारा जिन जैसे उसे ध्यान से देखता है और कहता है क्या ये हो सकता है, ये क्या बकवास है। और जिनको याद आने लगती कि मुर्कान ने उससे क्या कहा था। मुर्कान कहा था कि अगर कोई भी हालत हो मैं कैसे भी करके अपने आप को छुपा के मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा, तो तुम फिक्र मत करो। इसके बाद हमारा जिन जल्दी से खिड़की के पास जाता है और हंसते हंसते उस खिड़की को खोलता है और कहता है तुमने कहा था कि तुम अपने आप को छुपा के मेरे पीछे आओगे, तो तुम्हारा मतलब ये था कि तुम एक बिल्ली के रूप में मेरे पीछे आने वाले थे। इसके बाद जिन जैसे ही अपना पूरी तरीके से खिड़की खोल देता है वैसे ही मुर्कान अंदर आता है और कहता है अच्छा ठीक है मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसलिए हमारा जिन फिर कहता है मैं चौंक गया हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस रूप में मेरे पीछे आओगे। मुझे लगा था कि तुम मेरे किसी सर्वेंट या हॉर्समैन या कुछ और के रूप में आओगे। इसके बाद मुर्कान अपने असली रूप में आता है और गुस्से में हमारे जिन से कहता है अगर मैं तुम्हारा सर्वेंट या हॉर्समैन के रूप में आता तुम्हारे परिवार के लोग या फिर तुम्हारे नाइट्स मुझे पहचान लेते। तुम्हें जानते भी नहीं कि मुझे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है तुम्हें फॉलो करने के लिए। मुर्कान इतना कहते कहते हमारे जिन की तरफ आगे बढ़ रहा था तभी उसका पैर एक लकड़ी के गैप के बीच में फंस जाता है और जिन के पास के दीवार में जाकर जोर से टकराता है, जिसकी आवाज़ सुनकर जिन की मेट जो बाहर खड़ी रहती है वो अंदर आ जाती है और कहती यंग मास्टर अंदर क्या यहाँ क्या हो रहा है। इसके बाद जैसे ही वो अंदर आकर हमारे मुर्कान को देखती है जो और ज़मीन पर अपना सर पे हाथ पकड़कर बैठा होता है और आसपास चीज़ें थोड़ी बहुत टूटी फूटी रहती है, जिसकी वजह से एक जिनकी मेट को लगता है कि मुर्कान उसके यंग मास्टर को डरा रहा है। इसलिए जिनकी मेट गुस्से में कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यंग मास्टर को डराने की, और उसके पास जाकर उसके गले को पर अपनी और वुल्वरीन वाले ब्लेड निकल कर कहती है मुझे सब कुछ बता दो इससे पहले कि मैं तुम्हारे 1000 टुकड़े कर दूं। हमारा जिन ये देखकर डर जाता है कि अगर मुर्कान गुस्सा हो गया तो वो उसकी मेट को कुछ कर ना दे। इसलिए हमारा जिन मुर्कान से कहता है ये वो है जो तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी पाई बनाती है। फिर मुर्कान जैसे ही हमारे जिन की ये बात सुनता है और कहता है तो ये वो है जो मेरे लिए स्ट्रॉबेरी पाई बनाती है। और हमारा मुर्कान खुश हो जाता है और हमारी जिन की मेट से कहता है आखिरकार स्ट्रॉबेरी पाई हम मिल ही गए। और हमारा जिन वहाँ अपने सर पे हाथ देके साइड में एक खड़ा रहता और कहता मैं तो डर ही गया था। और हमारी जिनकी मेट कहता है क्या स्ट्रॉबेरी पाई। फिर हमारा मुर्कान कहता है तुम्हें पता नहीं मैं कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था तुमसे मिलने का। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा जिन मुर्कान को अपनी मेट से मिला रहा था। जिन कहता है ये है रुनसांडल परिवार का फर्स्ट ड्रैगन ब्लैक ड्रैगन मुर्कान।
और हमारा जिन अपनी मेट के बारे में मुर्कान को बताने वाला था, तभी मुर्कान बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, ये है मेरा कीमती स्ट्रॉबेरी पाई। इसके बाद हमें मुर्कान को अपने दोनों हाथ फैलाए खड़े दिखाई देता है और जिनकी मेट उसके सामने झुककर माफ़ी मांगती है और कहती है, रुनसांडल परिवार के इस मामूली नौकरानी ने इससे पहले जो भी मैंने आपको कहा, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। इसके बाद मुर्कान हंसते हंसते कहता है, तुम फिक्र मत करो स्ट्रॉबेरी पाई, मैं खुशी के साथ तुम्हें माफ़ करता हूँ। फिर जिनकी मेट कहती है, सर मुर्कान, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ कि आप मुझे स्ट्रॉबेरी पाई क्यों कहते हैं? फिर मुर्कान कहता है, क्योंकि तुम काफ़ी शानदार और टेस्टी स्ट्रॉबेरी पाई बनाती हो, इसलिए। फिर जिन की मेट हमारे जिन की तरफ देखती है और कहती है, तो ये वजह है कि आप मुझे हर दिन स्ट्रॉबेरी पाई बनाने के लिए कहती है। फिर हमारा जिन कहता है, तुम कुछ देर मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। इसके बाद हमारा जिन अब तक उसके साथ जो भी है या फिर जो भी उसके राज है वो सब कुछ अपनी मेट को बता देता है। फिर जिन की मेट कहती है, यहाँ आपके बारे में बहुत कुछ था जो मैं अभी तक नहीं जानती थी। फिर जिन कहता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ तुमसे झूठ बोलने के लिए। फिर जिन की मेट कहते, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही जानती थी कि आप बहुत ही कमाल के हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि आप जादू का इस्तेमाल करना जानते हैं और आप गॉड ऑफ सोल्ड्रेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी किए हैं और अब आपके पास एक ड्रैगन भी है। मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इतने कमाल के रहेंगे। और इसके बाद जिनकी मेट आगे कहती, मैं खुश हूँ आपकी मेड बन के। फिर जिन कहता है, चलो छोड़ो ये सब बातों को, अब तुम भी हम में से एक हो। और आगे कहता है, हमारे क्लैन के लोगों को कभी भी पता नहीं चलेगा कि ब्लैक ड्रैगन मुर्कान जाग चुका है और कम से कम मेरा और मुर्कान का दोस्ती अभी तक बहुत अच्छा हो चुका है। और हमारा जिन ऐसे ही कुछ बातें करने लगता है, तभी मुर्कान जिन और उसकी मेट के बीच अपना सर घुसा के कहता है, तुम फिक्र मत करो इस बच्चे के बारे में, मैं हमेशा ही इसके साथ रहूँगा। फिर जिन की मेट कहती है, आपका शुक्रिया इस मेहरबानी के लिए। और हमारी जिन की मेट आगे कहती है, अरे मैं तो भूल गई थी कि मैं थोड़ी देर पहले जब मैं बाहर थी तब एक आवाज़ आया था, क्या सर मुर्कान जब आप ट्रांसफॉर्म हो रहे थे ये उस चीज़ की आवाज़ थी क्या? फिर जिन जैसे ही अपनी मेट की ये वाली बात सुनता है तो हमारा जिन मुर्कान के गाल पे हाथ रख के दबाता है और कहता है, तुम्हें और भी ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। फिर मुर्कान कहता है, तुम अपना लेक्चर देना बंद करो। और मुर्कान हमारी जिन की मेट से कहता है, दरअसल मैं नीचे गिर गया था, ये उस चीज़ की आवाज़ थी, और गले फाड़ फाड़ के हंसने लगता है। फिर जिन की मेट और जिन अजीब सा शक्ल बनाकर और जिन की मेट कहती है, यंग मास्टर, क्या आपको पूरा इस पर यकीन है कि आप इस पर भरोसा कर सकते? फिर जिन कहता है, हाँ शायद कर सकते हैं। और मेरे चैनल में आज मैं लेकर आया हूँ मैजिक स्वॉर्ड मास्टर का एपिसोड 13। चलिए एपिसोड को शुरुआत करते। एपिसोड की शुरुआत में हमें स्नो के रुकने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो लोग टेलीपोर्टेशन गेट के वहाँ आ चुके थे, जिस जगह का नाम मिडल टेलीपोर्टेशन गेट है। इसके बाद हमें जिन, मुर्कान और उसकी मेड और ब्लैक किंग स्क्वाड के लोगों को दिखाया जाता है। ब्लैक किंग स्क्वाड का कैप्टन हमारे एक जिन के कंधे पे जो बिल्ली थी उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या यह बिल्ली इससे पहले यहाँ थी? फिर जिन की मेड मुरैका के बिल्ली वाली बात को नज़रअंदाज करता है और उससे कहता है, आप लोगों ने आज काफ़ी अच्छा काम किया है। हम जैसे ही रुनसांडल फैमिली के मेन कासल पहुँचेंगे, हम उनसे कह के आपने जो मेहनत की है इसके लिए बहुत शानदार सा इनाम देने के लिए कहेंगे। फिर मुरैका कहता, आपका शुक्रिया इस चीज़ के लिए, और इस मिशन से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला है। और मुरैका आगे कहता है, और मैं एक्साइटेड हूँ आपके यंग मास्टर के भविष्य के लिए, तो आप उसका अच्छे से ध्यान रखिएगा। लेकिन मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, क्या आप उसका जवाब देंगी? फिर जिनकी मेट कहते, हाँ मैं बिल्कुल दूंगी जवाब, आप पूछिए क्या पूछना है। फिर मुरैका पूछता है, तुम्हारे जैसा मैक्लॉरेन फैमिली का कमाल का टैलेंटेड शख्स मैक्लॉरेन फैमिली को छोड़कर रुनसांडल परिवार में इस बच्चे की नैनी बनकर क्यों है? दोस्तों, मैक्लॉरेन फैमिली भी लगता है काफ़ी कमाल की और बड़ी फैमिली है, और गिली उस परिवार की क्या है इस बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं रहा, जो आगे पता चलने पर मैं आपको बता दूंगा। फिर जिनकी मेट मुरैका से कहती है, ये इतना खास नहीं है कि मैं इस बारे में बात करने के लायक भी इसे बना सकूं। फिर मुरैका कहता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ इसे पूछने के लिए, मुझे लगता है कि मैंने अपनी हद पार कर दी। फिर जिनकी मेट कहती है, कोई बात नहीं। और हमारे जिनकी मेट कहती है, तो फिर अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, बाद में कभी मिलेंगे। और वहाँ से टेलीपोर्टेशन गेट जिस घर के अंदर है उस घर की तरफ चले जाते, और ब्लैक किंग स्क्वाड का कैप्टन और उनके लोग वहीं पर
खड़े रह जाते हैं। इसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ का जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो कहता है, स्वागत है आपका मेटल टेलीपोर्टेशन गेट में। क्या आप अपनी कोई पहचान पत्र दे सकते हैं हमें, क्लोन के ह्यूफेस्टर फैमिली के दोस्त होने के नाते। दोस्तों, क्लोन इस गांव का नाम है और ह्यूफेस्टर जिसका ये टेलीपोर्टेशन गेट है उस परिवार का नाम है। फिर जिनकी मेट कुछ नहीं कहती, चुपचाप एक एम्बुलेंस नहीं तो टोकन जैसा कुछ निकाल के उसको दिखाती है रिसेप्शनिस्ट को, और रिसेप्शनिस्ट देख के कहते, अरे आप तो रुनसांडल फैमिली से, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपसे मैं मिल पाया। प्लीज़ आप सभी मेरे पीछे आइए, हम तब तक आपके लिए टेलीपोर्टेशन के तैयार ना कर ले तब तक आप हमारे प्रीमियम सीट में आराम करिए। अगर आप यहाँ 2 घंटे तक इंतज़ार करेंगे तब हम आपके मंजिल तक आपको पहुँचाने के लिए बिजली की रफ्तार से काम करेंगे। और वो रिसेप्शनिस्ट आगे कहता है, हम आपको सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं देते। इसके बाद वो उन्हें प्रीमियम सीट तक छोड़ के चला जाता है और हमारे जिन मुर्कान और उसकी मेट जाकर उस प्रीमियम सीट में बैठ जाते हैं। दोस्तों, मुझे यहाँ आपसे कुछ पूछना है। मैं जो उस शख्स को रिसेप्शनिस्ट कह रहा हूँ, क्या मुझे इसको सर्वेंट कहना चाहिए या रिसेप्शनिस्ट? प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं, मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है। फिर वो लोग जैसे ही कुर्सी पर बैठते हैं तभी हमारी जिन की मेट हमारे जिन से कहती है, यंग मास्टर, मैं आपकी अच्छी नौकरानी होने के नाते मुझे आपके बारे में बहुत फिक्र हो रही है। अगर आपके परिवार वालों को मुर्कान या आपके किसी सीक्रेट के बारे में उन्हें पता चल गया तो क्या तब हम उसे संभाल पाएंगे? फिर जिन कहता है, क्या तुम मेरी जादू की बात कर रही हो? फिर जिन की मेट कहते हैं, हाँ मैं बिल्कुल इस चीज़ की बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया इस बारे में कि आप जादू का इस्तेमाल कर सकते तो रुनसांडल फैमिली का कोई भी शख्स आपका साथ नहीं देगा। फिर जिन कहते, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं पहले ही जानता हूँ और मैं किसी को पता चलने नहीं दूंगा और इसे अच्छे से छुपा के रखूँगा। और हमारा जिन अपनी मेट से ऐसे ही कुछ बातें कर रहा था तभी उन्हें पीछे से किसी के आने की कदमों की आवाज़ सुनाई देती है तो वो लोग पीछे मुड़ते हैं। इसके बाद हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है जहां हमें सबसे पहले एक निशान को दिखाया जाता है। जिन उस निशान को देखकर कहता है, ये गोल्डन ड्रैगन की निशानी जीफल फैमिली का सिंबल है। इसके बाद हमें एक छोटा लड़का और उसके 2 बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है। फिर वो लड़का हमारे जिन के सामने वाले सीट में आकर बैठ जाता है और हमारा जिन जैसे उस लड़की की तरफ देखता है तो हमारा जिन कहता है, ये कौन है, ये मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? फिर वो वाइट बालों वाला लड़का घमंडी अंदाज में कहता है, मुझे ऐसा लग ही रहा था कि आज मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे लगा ही था कि यहाँ कुछ मुझे बेकार के लोग दिखने के लिए मिल सकते। हमारा जिन उस लड़की की ये बात सुनकर कुछ नहीं कहता, लेकिन जिनकी मेट थोड़ी गुस्सा हो जाती है लेकिन वो भी कुछ नहीं कहती और हमारा मुर्कान गिली के गोद से उतरकर उस लड़के के पास चला जाता है और म्याऊं म्याऊं करता रहता है। फिर वो लड़का जैसे ही हमारे मुर्कान को देखता है और कहता है, अरे लेकिन तुम्हारी बिल्ली बहुत क्यूट है, और मुर्कान को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वो जैसे ही अपना हाथ मुर्कान के करीब लेके जाता है, मुर्कान गुस्सा हो जाता है और उसके हाथ पे नाखून मार के वहाँ से भाग जाता है। फिर उसके जो 2 बॉडीगार्ड रहते वो कहते, यंग मास्टर क्या अब ठीक है? फिर वो लड़का कहता है, यहाँ सब कुछ ठीक है, वो सिर्फ एक बिल्ली थी, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शायद उसे गुस्सा दिला दिया होगा इसलिए उसने मेरे ऊपर हमला किया। और वो लड़का आगे कहता है, तुम्हें अपनी तलवार निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रुनसांडल फैमिली के इन लोगों ने कुछ किया होगा इसमें। और हमारे जिन की तरफ देखता है, लेकिन हमारा जिन और उसकी मेट सब शांति से अपना अपना काम कर रहे थे, इसकी बातों पर ध्यान भी नहीं देते। फिर ये लड़का कहता है, मैंने जब से इन लोगों को देखा तब से मुझे काफ़ी बेचैनी हो रही थी, इसलिए मैं कब से इन लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। लगता है रुनसांडल परिवार का यंगेस्ट मास्टर बहुत शांत मिजाज का है। और ये लड़का अपने सीट से उठकर हमारे जिन के सामने जाकर उसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाता है और कहता है, मेरा नाम बेरादीन ज़ेफल है और तुम कौन हो? हमारा जिन जैसे इसका नाम सुनता है तो कहता है, ओह इसलिए मुझे इतना जाना पहचाना लग रहा था। और आगे कहता है, ये ज़ेफल फैमिली का यंग मास्टर है। जितना मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में इसके बारे में सुना था, ये बहुत महान जादूगर था और ये अपनी फैमिली का पैट्रियाज बनने वाला था और ये सारे नौजवान जादूगरों का रोल मॉडल था, क्योंकि इसके पास काबिलियत और फैमिली बैकग्राउंड दोनों था। और हमारा जिन आगे कहता है, और मेरे को इसके बारे में ऐसा लगता था कि इसके ऊपर जादू का कोई कानून लागू नहीं होता है, क्योंकि ये काफ़ी कमाल का था, बहुत सी कमाल की चीज़ें की थी इसने पिछली ज़िंदगी में। ये तो काफ़ी अच्छा है कि मैं इसे बचपनी में मिल गया, अब बहुत मज़ा आएगा। और हमारा जिन बेरादीन से कहते हैं, तुम जैसे अच्छे पर्सन से मिलके मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है और तुम्हें देखकर अच्छा लगा कि तुम पूरी तरीके से पागल नहीं हो। फिर बेरादीन कहता है, तुम्हें अंदाज़ा तो है ना तुम क्या कह रहे हो? फिर हमारा जिन कहता है,
हालांकि तुम थोड़ी देर पहले मजाक कर रहे थे, अगर वो लोग अपनी तलवार सच में बाहर निकालते तब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होने वाली थी। तब शायद तुम अपनी कुछ उंगलियां गवा देते। फिर बेरादिन हंसते हंसते कहता है, वो तुम्हारे तो मजाक भी काफ़ी गुस्से ले। फिर हमारा जिन उसकी तरफ सीरियस लुक में देखता है और कहता है, तुम्हें ये मजाक लग रहा है? फिर बेरादिन हमारी जिन की ये बात सुनकर थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ एडवाइस देने दो। अगर तुम ज़ुफल फैमिली के किसी दूसरे शख्स से कभी मिलो और ऐसे ही किसी हालात में फंस जाओ तो जल्दी से फैसला मत लेना कि तुम उन लोगों का उंगलियां काट लोगे, नहीं तो ये हम दोनों की क्लैन के लिए बहुत ही दिक्कत दे सकता है। फिर जिन कहता है, तुम काफ़ी अच्छा मजाक करते हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मेरा फादर चिरॉन रुनसांडल और तुम्हारा फादर सीलियस ज़ुफल अपने बच्चे के इस छोटे से लड़ाई में अपने आप को शामिल करेंगे? फिर बेरादिन हंसते हंसते कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, वो शायद कुछ गोल्ड या किसी और तरीके से इसकी भरपाई करके इस मामले को शांत करवा देंगे। और बेरादिन आगे कहते हैं, अरे लेकिन मैंने आज तुमसे कुछ सीखा है, इसलिए मैं जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं इसका रीपे करूंगा तुम्हें। फिर हमारा जिन कहता है, तुम बाद में क्यों करोगे, अभी नहीं कर सकते क्या? फिर बेरादीन कहता है, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या चीज़ की ज़रूरत है? फिर हमारा जिन कहता है, जब तक टेलीपोर्टेशन गेट शुरू न हो जाए तब तक तुम शांति से बैठे रहो और मुझे परेशान मत करो, मुझे आराम करने दो। फिर ये सुनकर बेरादीन को बुरा तो लगता है लेकिन कुछ नहीं कहता। फिर टेबल के पीछे आकर हमारे जिन की तरफ देखता है और कहता है, ये लड़का अगर रुनसैंडल क्लैन में पैदा ना होकर हमारे क्लैन में होता तो मैं इसे अपना दोस्त बनाने के लिए पूछता। फिर बेरादीन का जो बॉडीगार्ड होता है वो कहता है, यंग मास्टर ये आप कैसी हरकतें कर रहे हैं, आपको अपनी इज्जत की परवाह नहीं है क्या? लेकिन बेरादीन अपनी बॉडीगार्ड की बातों को ध्यान नहीं देता और खुश हो जाता है और कहता है, रुको, अगर ये रुनसांडल फैमिली से तो हम ज़रूर बड़े होकर दुश्मन बनने वाले हैं, ये बहुत कूल है ना? फिर उसका बॉडीगार्ड होता कहता है, यंग मास्टर ऐसा प्लीज़ हरकतें मत करिए, और ऐसे ही अजीब अजीब हरकतें करते रहता है। हमारा जिन ये देख कर कहता है, ये लड़का बहुत परेशान करने वाला है, हालांकि मैंने इसे थोड़ी देर पहले धमकी दिया था कि मैं इसका उंगलियां काट सकता हूँ, लेकिन ये फिर भी ऐसी हरकतें कर रहा है। क्या ज़ुफल फैमिली में कुछ गड़बड़ है या फिर सभी के सभी इसके जैसे पागल है? और ऐसे ही कुछ समय तक चलते रहता है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद एक शख्स का आवाज़ आता है और वो शख्स कहता है, आप सभी तैयार हो जाइए, टेलीपोर्टेशन गेट बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। आप टेलीपोर्टेशन गेट से सफ़र करने के बाद थोड़े आपके सर में दर्द या फिर उल्टी उल्टी जैसा हो सकता है, इसलिए प्लीज़ पैसेंजर आप तैयार रहिएगा इसके लिए। इसके बाद जिन और बेरादीन जहाँ बैठे थे उन लोगों के ऊपर एक ब्लू कलर का बड़ा सा क्रिस्टल आता है और उसमें से एक ब्लू लाइट निकलकर इन लोगों के ऊपर गिरता है, जिससे टेलीपोर्टेशन गेट शुरू हो जाता है। फिर बेरादीन टेलीपोर्ट होने से पहले कहता है, आज तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा है, मुझे यकीन है कि हम दोबारा फिर से मिलेंगे। फिर हमारा जिन उसकी तरफ से अपना मुंह घुमा लेता है और कहता है, हाँ मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन दोबारा हम ना ही मिले तो बेहतर होगा हमारे लिए। और दोनों ही यहाँ से टेलीपोर्ट होकर अपने अपने मंजिल के उधर चले जाते हैं। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ये दोनों आगे चल के दोस्त बनेंगे कि ये दुश्मन। इसके बाद हमें रुनसांडल फैमिली के मेन कासल को दिखाया जाता है, जहाँ हमारा जिन अपने कैरेज से उतर रहा होता है, और मुरकान को दिखाया जाता है जिसकी हालत शायद टेलीपोर्टेशन गेट से यात्रा करने के बाद थोड़ी ख़राब है, इसलिए उसका मुंह लटका हुआ रहता है। इसके बाद हमें एक बूढ़े शख्स को दिखाया जाता है जो कहता है, यंग मास्टर स्वागत है आपका रुनसांडल फैमिली के मेन कासल में। ये मेरा पहली बार है कि मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। मैं यहाँ का सेकंड हाउसकीपर पेड्रो हूँ। मुझे यकीन है कि आपको यहाँ तक आने के लिए बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, इसलिए मैं आपको पूरी इज्जत के साथ स्वागत करता हूँ रुनसांडल फैमिली के मेन कासल में। इसके बाद पेड्रो इन लोगों को महल के अंदर लेके जाता है, जहाँ सबसे पहले हमें गार्डन को दिखाया जाता है, जिस गार्डन का नाम सॉर्ड गार्डन है। फिर पेड्रो सॉर्ड गार्डन के बारे में बताने लगता है। पेड्रो कहता है, यहाँ सिर्फ वही लोग अपनी तलवार रख सकते हैं जिन लोगों ने रुनसांडल फैमिली के कामयाबी और उसकी खुशहाली के लिए अपना योगदान दिए है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो यहाँ अपनी तलवार रखना रुनसांडल फैमिली के हर किसी शख्स का सपना है और इज्जत की बात है। फिर हमारा जिन अपने मन में कहता है, यहाँ अपनी तलवार को काटना ये मेरा भी सपना था पिछली ज़िंदगी में, लेकिन मैं बहुत कमज़ोर था, मेरे पास कोई काबिलियत भी नहीं थी और ना ही मैं वहाँ का लीडर था, तो फिर वाला मेरी तलवार को यहाँ कैसे गाड़ सकते थे? पता नहीं मैंने तब ऐसा क्यों सोचा कि जिसके पास कोई भी काबिलियत नहीं है वो मेहनत करके बेहतर बन सकता है। और हमारा जिन उस महल की तरफ देखता और कहता है, ऐसा लगता है मैंने बेकार में ही मेहनत किया था कि इस उम्मीद में कि मुझे यहाँ रहने लायक जगह मिलेगी,
लेकिन इस बार ये बिल्कुल अलग है मेरे पिछले ज़िंदगी से। इसके बाद हमें जिन के पूरे फैमिली को दिखाया जाता है, फिर हमें जिन की मदर को दिखाया जाता है जिसका नाम रोज़ा रुनसांडल है। फिर जिन की मदर कहती है मेरे छोटे बेटे तुम्हें देखे हुए काफ़ी अरसा हो गया। फिर जिन कहता हाँ मदर मुझे भी आपको देखे हुए काफ़ी समय हो गया। और मुर्कान हमारे जिन के कंधे पे बैठकर इधर उधर देख रहा था, तभी उसकी नज़र जिन के फादर के नज़र से मिलता है और जिनके फादर उसको घूर के देखते हैं, जिससे मुर्कान डर जाता है, इसलिए बिल्ली वाली हरकतें करके म्याऊं करने लगता है। फिर जिनके फादर कहते हैं क्या तुमने इस बिल्ली को ऐसे ही उठा के यहाँ लेके आए हो? फिर जिन कहता है नहीं फादर, मैं इस बिल्ली को पाल रहा हूँ। फिर जिन के फादर कहते तो तुमने इसे कहीं से उठा कर नहीं, इसे पाल रहे हो। चलो सही है कि तुमने सही से जवाब दिया, क्योंकि जब रुनसांडल फैमिली के किसी शख्स को कुछ मिले तो उसे सही से इस बारे में जवाब देना चाहिए। ये सुनकर पता नहीं क्यों जिन के भाई बहन सब डरावने लुक में हमारे जिन को देखने लगते, ये तो मुझे समझ में नहीं आया दोस्तों। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जिन के गोद से मुर्कान उतर के उसकी माँ के पास चला जाता है जिन के। फिर जिन की मदर उसे अपने गोद में उठा लेती है और कहती है मेरे बेटे इस बिल्ली का नाम क्या है? फिर जिन कहता है मदर इसका नाम बटरफ्लाई रुनसांडल है। दोस्तों यहाँ मुर्कान को तो लड़की बना दिया हमारे जिन ने। जिनकी ये बात सुनकर जिन के भाई थोड़ा गुस्सा हो जाते और कहते फादर मदर जिन यहाँ तक कि छोटा है लेकिन वो ये नहीं कर सकता, हमारे ए रुनसांडल फैमिली के नाम को ऐसे ही किसी तुच्छ जानवर के साथ नहीं जोड़ सकता। और गिली से कहती गिली तुमने अपने यंग मास्टर को कैसे बड़ा किया है? और हमारे जिन से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बिल्ली को हमारा नाम देने की? फिर गिली कहती है आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ इसके लिए। जिनके फादर यहाँ के ऐसे माहौल को देख के सबको शांत करवा देते और हमारे जिन से कहते तुम इस बिल्ली को हमारा नाम क्यों देना चाहते हो? फिर जिन कहता है क्योंकि इस बिल्ली की जिम्मेदारी मेरी है। हालांकि ये सिर्फ एक जानवर है लेकिन ये मेरे ज़िंदगी का सबसे पहला दोस्त है, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि इसे भी मेरे फैमिली का नाम देना चाहिए। फिर जिन के फादर कहते तुमने काफ़ी अच्छा जवाब दिया है, लेकिन क्या तुम्हें रुनसांडल फैमिली के नाम की कीमत के बारे में पता है? फिर हमारा जिन कहता है हाँ फादर मैं जानता हूँ, अगर किसी ने बटरफ्लाई का इंसल्ट किया तो उसे इसका कीमत चुकाना होगा। फिर जिन के फादर कहते मेरे बेटे जिन, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने भाइयों को ही अपना दुश्मन बनाओगे, क्योंकि तुम उन लोगों को देखो, उनको देखकर ही ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं। और हमारा जिन अपने भाइयों की तरफ देखता है, जिन जैसे अपने भाइयों की तरफ देखता है वो देखता है कि उसके सारे भाई बहन बहुत गुस्से में उसकी तरफ देख रहे थे। दोस्तों ये इसलिए क्योंकि जिन के फादर ने जिनको कोई सज़ा नहीं दिया उस बिल्ली को अपना रुनसांडल फैमिली का नाम देने के बावजूद, इसलिए उसके भाई बहन गुस्सा है और पहले से ही थोड़ा बहुत जलते हैं। और हमारा जिन कहता है अगर ऐसा बात है इधर फादर तो आपको मेरे बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास अपने दुश्मनों को मारने की काबिलियत भी है। जिनकी ये बात सुनकर जिनके फादर हंसते और अपने सारे बेटों से कहते मेरे बच्चों तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर तुम अपने छोटे भाई को काबू करना चाहते हो तो तुम सबको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और हंसते हंसते वहाँ से जिनका फादर और मदर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें सीधे 4 साल बाद गर्मियों की शुरुआत में दिखाया जाता है। हमारा जिन अब 14 साल का हो चुका है और 2 स्टार लो रैंक नाइट बन चुका है। इसके बाद हमें जिन को ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है। जिन जिस शख्स का ट्रेनिंग कर रहा था वो शख्स कहता है यंग मास्टर आज आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है, इसलिए हमें आज की ट्रेनिंग यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। दोस्तों इस शख्स का नाम गारोन अल्टेमिर है, जो फ़िलहाल हमारे जिन का टीचर है। फिर जिन कहता है तो फिर ठीक है हम बाकी की ट्रेनिंग कल सुबह करेंगे। फिर गारोन कहता है आज तो तुम्हारा लेडी लूना के साथ ट्रेनिंग था तो फिर तुम क्यों नहीं गए? लेकिन जिन कुछ नहीं कहता, इसलिए गारोन कहता है लगता है शायद तुम भूल गए होगे। फिर जिन कहता है तो फिर अगर आपको और कुछ नहीं कहना तो फिर मैं कुछ खाने के लिए जा रहा हूँ। और हमारा जिन अपनी तलवार को रख के खाने के लिए जा रहा होता है, तभी एक गारोन कहता है आज फिर से आप अपनी मदर के साथ खाना ना खाकर इन मामूली लोगों के साथ खाना खाएंगे, इससे तो आप अपनी मदर को गुस्सा दिला देंगे। फिर जिन कहता है सब कुछ ठीक है, मैं अपने भाइयों के उस घूरने के प्रतियोगिता में अपने आप को शामिल नहीं करना चाहता, मैं बस आराम से खाना खाना चाहता हूँ। फिर गारोन कहता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया, तो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें एक सुनहरे बालों वाला लड़का और एक ब्लैक बालों वाला लड़का दिखाया जाता है, जो दोनों कैंटीन से खाना ले रहे थे। इसके बाद फिर से हमें हमारे जिन को दिखाया जाता है, जो वो बैठा हुआ होता है। तभी वो सुनहरा बाल वाला लड़का हमारे जिन के पास आता है और कहता है यंग मास्टर देखिए मैं आपके लिए आपके खाना लेकर आ गया। फिर जिन कहता है तुम्हारा शुक्रिया बेलॉप्स,
दोस्तों इस लड़के का पूरा नाम बेलॉप समित है। फिर बेलॉप कहता है शुक्रिया कि कोई बात नहीं यंग मास्टर, और दोनों बैठकर खाना खाने लगते। हमारा जिन खाते खाते इसकी तरफ देखता है और कहता है बेलॉप 13 साल के आम बच्चों जैसे ही बच्चा है, लेकिन इसके ट्रेनिंग में फेल होने के बाद इसे यहाँ के स्टूडेंट होने से निकाल दिया गया। दोस्तों यहाँ आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, इसे अगर निकाल दिया गया है तो अभी तक ये क्या कर रहा है। दोस्तों ये तो मुझे भी नहीं पता, राइटर ने लिखा है, मैंने अपने हिसाब से कोशिश किया था लेकिन मिला नहीं पाया, इसलिए आगे पता चलते पर मैं बता दूंगा। इसके बाद हमें बेलॉप को दिखाया जाता है जिसने अपने मुंह में बहुत सारा खाना ठूस के खा रहा होता है। उसे जैसे ही मालूम पड़ता है कि जिन उसे देख रहा है वो कहता है आई एम सॉरी यंग मास्टर। फिर जिन कहता है क्या यह इतना टेस्टी है। फिर बेलॉप कहता है हाँ ये बिल्कुल बहुत स्वादिष्ट है और मैं शुक्रगुजार हूँ आपके परिवार वालों का कि वो रोज़ मुझे इतना शानदार खाना खाने के लिए देते, और शुक्रिया आपका भी कि आप अपना खाना मेरे साथ शेयर करते हैं। फिर जिन कहता है अच्छा ठीक है, इतनी तारीफ काफ़ी है आज के लिए, आज तुमने फिर से वही बात कर दी, लगता है तुमने इस चीज़ को याद करके रखा है। फिर बेलॉप कुछ नहीं कहता है, चुपचाप हंसते रहता है। और दोस्त मेरे चैनल में आज मैं लेकर आया हूँ मैजिक स्वॉर्ड मास्टर का एपिसोड 14। दोस्तों इससे पहले जो मैंने कहा था कि जिन ने कहा कि बेलॉप को यहाँ से निकाल दिया गया है तो फिर वो यहाँ ट्रेनिंग क्यों कर रहा है, वो दरअसल जिन इसके पिछले ज़िंदगी के बारे में बता रहा था। पिछली ज़िंदगी में उसे यहाँ पर टेस्ट में फेल होने के बाद इसको निकाल दिया गया था। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा आगे का नहीं पढ़ा था ना, इसलिए मुझे पता नहीं चला, लेकिन जब आगे का पढ़ा तब मुझे पता चला, इसलिए प्लीज़ माफ़ करना। इसलिए चलिए अब एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ बेलॉप ने हमारे जिन के लिए खाना लेके आया था और हमारा जिन और बेलॉप बैठ के खा रहे थे। फिर जिन बेलॉप से कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम जब किसी से बात करते हो तब बहुत घबरा जाते हो, जिसकी वजह से तुम जल्दी जल्दी और बहुत ज़ोर से कहते हो, और इस वजह से यहाँ के सारे लोग तुम्हें बेवकूफ़ और अपने आप से कम समझते हैं। फिर बेलॉप कहता है क्या मैं ऐसा हूँ क्या। फिर जिन कहता है हाँ तुम बिल्कुल ऐसे हो, इसलिए तुम जब भी किसी से बात करो तो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करो और सीधे खड़े रहना, और जितना बोलने की ज़रूरत है सिर्फ उतना ही बोलना, तभी तो तुम एक बेहतर गार्डियन नाइट बन पाओगे। फिर बेलॉप कहता है लेकिन मेरे ग्रेड्स बहुत ही बेकार है और मैं 13 साल का हो चुका हूँ लेकिन अभी तक मैं 1 स्टार नाइट भी नहीं बन पाया, तो भला मैं कैसे एक अच्छा गार्डियन नाइट बनूंगा। फिर जिन कहता है भले ही तुम्हारे ग्रेड्स कितने भी बेकार क्यों ना हो लेकिन तुम दूसरे 13 साल के बच्चों से काफ़ी बेहतर हो, तुम समझ गए ना। फिर बेलॉप कहता है यस यंग मास्टर। तो फिर जिन बेलॉप की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है भले ही ये थोड़ा बेवकूफ़ है लेकिन दिल का काफ़ी अच्छा है। यह ऐसा इसलिए क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि इसने जो भी आज तक किया है सब इसके परिवार वालों की वजह से, इसलिए इसमें कॉन्फिडेंस की कमी है जिसकी वजह से ऐसा बर्ताव करता है। लेकिन कोई शख्स जिसका दिल इतना ज़्यादा साफ हो, वो पिछले ज़िंदगी में रुनसांडन फैमिली के गार्डियन नाइट के एग्ज़ाम में फ़ेल होने के बाद उसे यहाँ से निकाल दिया गया और वो जाकर दूसरे बेमेंट एम्पायर के एक स्वॉर्ड मास्टर से मिला जिसने उसे अपना स्टूडेंट बना लिया और उसे सिखाकर बेमेंट एम्पायर का एक वफादार डॉग बना दिया। और उसके बाद से उन लोगों ने इससे बहुत से गलत काम करवाए और जिसकी वजह से एक बेरहम हत्यारा बन गया। और हमारा जिन आगे कहता है कि जब मुझे पता चला कि वो बेमेंट एम्पायर का एक रॉयल बॉडीगार्ड बन गया है तब मैं ये सुनकर बहुत हैरान था, और उसके कुछ ही दिन बाद मुझे पता चला कि उसने खुदकुशी कर ली क्योंकि वो बहुत अकेला था और उसकी कोई फैमिली नहीं थे और उससे जो गंदे काम करा रहे थे उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान था, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। और इसलिए मैं इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो फिर से बेलॉप अकेला हो जाएगा। और हमारा जिन अपने प्लेट से खाना उठाकर बेलॉप को देता है और कहता है मुझे आज और भूख नहीं लगी, क्या तुम इसे मेरे लिए खा लोगे। फिर बेलॉप को दिखाया जाता है जो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है आपका शुक्रिया यंग मास्टर। फिर हमारा जिन उसकी तरफ देखता है और कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि इस बार तुम्हें यहाँ से निकाल दिया ना जाए, और मुझे यकीन है कि इतना काफ़ी होगा तुम्हारे जीने के लिए ताकि तुम अपने आप को मारने की कोशिश ना करो दोबारा। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा जिन कहता है मेरा शैडो एनर्जी लिबरेशन टेक्निक 2 स्टार तक मैंने पहुँचा दिया है और मेरा माना 4 स्टार का हो चुका है और मेरा शॉर्टमैनशिप भी 2 स्टार का हो गया है। ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। अगर मैं ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो मुझे पूरा यकीन है कि अगले 2 साल में ही मैं अपनी शॉर्टमैनशिप को 3 स्टार तक लेके चला जाऊंगा। लेकिन इन सब बातों को अभी के लिए फिलहाल रहने देते हैं। आज मेरा सिस्टर लूना के साथ ट्रेनिंग है तो मुझे उसे देर ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। इसके बाद हमें लूना को दिखाया जाता है। लूना कहती है मेरे प्यारे भाई जिन,
आज की ट्रेनिंग तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। हालांकि तुम आज की ट्रेनिंग में सिर्फ खुद को बचाओगे अलग अलग तरीके से, तुम समझ गए ना जिन। फिर हमारा जिन कहता है यस बिग सिस्टर लूना। और हमारा जिन अपने मन में कहता है आज सिस्टर लूना जो भी मुझे सिखाने वाली है उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, इसलिए मुझे इसे ध्यान से सुनना होगा क्योंकि मुझे दोबारा नहीं तो मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद लूना टेक्निक सिखाना शुरू कर देती। दोस्तों इस टेक्निक का नाम शायद माइंड्स आई है, क्योंकि इसमें कंफर्म तो नहीं किया है लेकिन बार बार इसी चीज़ का जिक्र किया है। लूना हमारे जिन से कहती अपनी आंखें बंद करो और अपनी दिल और दिमाग से देखने की कोशिश करो। यह उनके लिए किसी भी चीज़ से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो अपनी शॉर्टमैनशिप को बेहतर करना चाहते हैं। तो तुम समझ गए ना जिन, अब तुम अपनी आंखें बंद करो और अपने दिलो दिमाग से देखने की कोशिश करो। फिर जिन कहता है अच्छा ठीक है और प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है जैसा लूना कहती है। लेकिन हमारे जिन को इस टेक्निक में कुछ गड़बड़ लगता है, इसलिए अपने मन में कहता है माइंड्स आई ये सिर्फ 7 स्टार के ऊपर वाले नाइट ही सीख सकते, लेकिन सिस्टर लूना मुझ जैसे 2 स्टार नाइट को क्यों सिखा रही है। और इतना ही नहीं, इसको जो सीखने का तरीका है इसके लिए हमें अपने ऑरा को वो आसपास बिखेरना होता है। लेकिन सिस्टर लूना ने मुझे अपने ऑरा का इस्तेमाल करने से मना किया है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैंने फ़ैसला किया है सिस्टर लूना पर भरोसा करने का। मुझे पूरा यकीन है कि सिस्टर लूना कुछ सोच के ही कह रही होगी। हमारा जिन अपने मन में ये सब कह रहा था जिसकी वजह से वो बाहर ट्रेनिंग में ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए सिस्टर लूना कहती है अपने ट्रेनिंग पर ध्यान दो जिन। फिर जिन कहता है आई एम सॉरी सिस्टर और अपना ध्यान फिर से ट्रेनिंग पर लगाने लगता है और अपने मन में कहता है मुझे यकीन है कि मैं एक दिन सिस्टर लूना जो सिखाना चाहती है मैं सीखने में कामयाब होऊंगा। इसके बाद सीधा यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें लूना के ट्रेनिंग की ख़त्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लूना कहती है आज तुमने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया अपने ट्रेनिंग में, इसलिए अब तुम जा सकते हो। फिर जिन कहता है तुम्हारा शुक्रिया सिस्टर लूना और वहाँ से जाने लगता है। और लूना हमारे जिन को जाते हुए देखती है और अपने मन में कहती है जैसा कि मैं जानती थी कि तुम इसे कर लोगे, लेकिन तुम तो मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा बेहतर निकले। आज तुमने जो अपना ध्यान और सीखने की जो काबिलियत दिखाई है वो तुम जैसे 2 स्टार नाइट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और तुम अपने इस काबिलियत के साथ मुझे यकीन है कि तुम कुछ ही सालों में इसे सीखने में कामयाब हो जाओगे। और मुस्कुराते हुए कहती है ऐसे ही आगे बढ़ते रहो मेरे छोटे भाई जिन। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ दिन बाद एक ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिन का टीचर गारोन हमारे जिन से कहता है स्वागत है आपका यंग मास्टर जिन। ये सभी जिन्हें आप किनारे पर खड़े देख रहे इनसे आज आपकी लड़ाई होने वाली है। अगर आप इन्हें लड़ाई में हरा देते तो आपको काफ़ी अच्छी ग्रेड मिल सकते। अगर आपके ग्रेड अच्छे होंगे तो आप बहुत जल्दी एक गार्डियन नाइट बन जाएंगे। और यंग मास्टर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लेडी रोज़ा ने मुझसे कहा है कि अगर आप यहाँ के 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदों को हरा देते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट रैंक ट्रेनिंग ग्रुप अगले साल शुरू होने वाला है। अगर आप इसमें अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे तो आपकी पहले से ही तैयारी रहेगी उसके लिए। फिर जिन गारों से कहता है क्या मदर ने दिया ये अच्छी खबर, और बेलॉफ की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है मैं ऐसा कुछ करूंगा ताकि बेलॉफ को निकाला ना जाए। लेकिन बेलॉफ तभी इस छोटी सी लड़ाई से ही घबरा रहा है, तो फिर इंटरमीडिएट ट्रेनिंग रैंक ग्रुप में क्या करेगा। और बेलॉफ को दिखाया जाता है जो इस छोटी सी लड़ाई से ही बहुत ज़्यादा परेशान होता है और डर रहा होता है, इसलिए हमारा जिन अपने सर पे हाथ रखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। दोस्तों लगता है इंटरमीडिएट रैंक ट्रेनिंग ये वही हो सकता है जिसमें बेलॉफ फेल होने के बाद उसे निकाल दिया गया था, इसलिए हमारा जिन बहुत परेशान है। इसके बाद फिर से हमें गारोन का सीन दिखाया जाता है, जो वहाँ आए हुए सारे बच्चों से कहता है सभी स्टूडेंट मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज तुम सब 3-3 बार लड़ोगे और हर एक लड़ाई के बाद तुम अपना पार्टनर एक दूसरे से बदल लोगे। और तुम में से 10 ऐसे बच्चे जो इन 3 लड़ाई में सबसे ज़्यादा आज जीतेंगे और लास्ट में जाकर यंग मास्टर जिन से एक एक करके लड़ेंगे। तुम सब समझ गए ना। फिर सारे बच्चे कहते हैं यस सर। इसके बाद उन लोगों का मैच शुरू हो जाता है। फिर गारोन उन्हें दूर से देखता है और कहता है भले ही ये इतना अच्छा नहीं कर रहे लेकिन ये इतना भी बुरा नहीं है, कम से कम इनका ट्रेनिंग तो हो रहा है। इसके बाद सीधा यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें मैच के ख़त्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गारोन सभी स्टूडेंट से कह रहा होता है जो सभी इस टेस्ट में फेल हो गए वो सब जाके अपने सीट में जाके बैठ जाओ और जो सब पास हो गए वो सब तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। और हमारे जिन से कहता है गारोन यंग मास्टर अब आप तैयार हो जाए। फिर जिन कहता है अच्छा ठीक है और हमारे जिन का मैच स्टार्ट हो जाता है। हमारे जिन के पहले मैच में ही हमारा जिन अपने सामने वाले को एक ही स्ट्राइक में हरा देता है
और अपने मन में कहता है सिर्फ मुझे 10 बंदों को हराना है, उनमें से 8 को तो मैं यूं ही हरा दूंगा और बाकी बचे 2 को हराने के लिए मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और उन दोनों बंदों में से पहली बंदी है मैसा। और बात है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ मैजिक स्वॉर्ड मास्टर का एपिसोड 15। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ हमारा जिन कह रहा था कि मुझे सिर्फ 2 बंदों को हराने के लिए ही मेहनत करनी पड़ेगी। उन दोनों में से जो पहला है वो एक लड़की है जिसका नाम मैसा मिल्कैनो है। वो यहाँ की इलाइट और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है और मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में वो यहाँ से पास होने के बाद वो ही रुसांडल फैमिली के असली गार्डियन नाइट बन सकती है। और हमें मैसा को दिखाया जाता है। मैसा कहती है यंग मास्टर प्लीज़ मेरा ध्यान रखिएगा, लेकिन आज चाहे जो कुछ भी हो आज मैं आपको हरा कर ही रहूँगी। फिर जिन अपने मन में कहता है मैसा के साथ मेरी फाइट ये इस टेस्ट का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। और हमारा जिन मैसा से कहता है अच्छा ठीक है आ जाओ मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ। जिन के इतना कहने के साथ ही ये मैसा एक छलांग लगाकर हमारे जिन के ऊपर अपने तलवार से अटैक करती है, लेकिन हमारा जिन उसे रोक लेता है और अपने मन में कहता है मैसा काफ़ी ताकतवर है लेकिन इस हद तक ताकतवर नहीं है कि मैं इसे हरा ना सकूं, लेकिन मुझे फिर भी दिक्कत होने वाली है क्योंकि मुझे इसे हराने के बाद बाकी और 8 को भी हराना होगा। और हमारा जिन उसके अटैक को साइड में हटा देता है और ऐसे ही छोटे मोटे अटैक करता है और बचने लगता है। और मैसा हमारे जिन के ऊपर हमला करते करते कहती है ये सिर्फ मेरे अटैक से बच रहा है और छोटे मोटे अटैक ही क्यों कर रहा है, क्या वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। ये सोच कर कि मैं उन्हें हरा ही नहीं सकती या फिर उनका इसके पीछे कोई खास मकसद है। अगर ये बात है यंग मास्टर जिन तो फिर मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। और एक ज़ोरदार अटैक हमारे जिन के ऊपर कर देती है, लेकिन हमारा जिन उसे रोक लेता है, लेकिन वो इस अटैक की वजह से काफ़ी पीछे घिसक के आ गया होता है और थोड़ा लड़खड़ा जाता है, जिसकी वजह से मैसा को थोड़ा मौका मिल जाता है। और मैसा कहती है मुझे ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा और अरे जिन के ऊपर एक ज़ोरदार अटैक करने आगे बढ़ जाती है और कहती यंग मास्टर अब की बार आप हारने वाले हैं। और हमारे जिन के ऊपर अटैक कर देती है और हमारा जिन भी अपनी शॉट से अटैक कर देता है। इसके बाद हमें हमले के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हमारा जिन उसकी ब्लेड को तोड़ दिया होता है। फिर मैसा अपने ब्लेड की तरफ देखती है और कहती ये कैसे हो सकता है। और हमारा जिन कहता है मैसा से ये काफ़ी अच्छी फाइट थी मैसा। इसके बाद हमारा जिन अपनी ब्लेड की तरफ देखता है जिसमें काफ़ी सारे दरारें आ गया होता है, इसलिए हमारा जिन कहता है ये शॉट अब मेरे लिए बेकार है। और मैसा हमारे जिन के ब्लेड की तरफ देखती है और कहती है मुझे यकीन ही नहीं होता है कि यंग मास्टर जिन हमारे पूरे लड़ाई के दौरान वो सिर्फ मेरे तलवार के एक ही जगह पर मार रहे थे, जिसकी वजह से मेरा तलवार टूट गया। हमारा स्टेमिना और पावर बिल्कुल सेम था, लेकिन उसकी काबिलियत और उसका जो सोचने का तरीका था वो मुझसे बहुत ज़्यादा आगे है। और मैसा हमारे जिन से कही थी यंग मास्टर मैं इस हार को कभी नहीं भूलूंगी और मैं खुद को और ज़्यादा ट्रेन कर स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी और एक दिन इस हार का बदला ज़रूर लूँगी। और हमारा जिन कहता अच्छा ठीक है जब तुम तैयार हो आ जाना मैं तैयार रहूँगा। और हमारा जिन दूसरे बंदों से लड़ने के लिए चला जाता है। हमारा जिन दूसरे बंदों से लड़ते लड़ते कहता है जैसा कि मैंने सोचा था मैसा के साथ इतनी ज़बरदस्त फाइट करने के बाद मुझे बाकी बंदों से लड़ने में बहुत मुश्किल होगी और वही हो रहा है, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैसा के साथ इतनी ज़बरदस्त फाइट इन लोग देखकर उन लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि वो लोग मुझे हरा ही नहीं सकते, इसलिए मैं बड़े ही आराम से जीत जाऊंगा। इसके बाद हमारा जिन अपने सारे 10 अपोनेंट को हरा देता है, लेकिन हमें यहाँ नहीं दिखाया जाता है कि हमारा जिन उन्हें कैसे हराता है। दोस्तों आप लोगों को यहाँ कुछ गलत लग रहा है ना कि भाई आपने तो कहा था कि जिनको इस कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए 2 बंदों से बहुत कड़ी फाइट करनी पड़ेगी, लेकिन हमें तो एक को ही दिखाया गया, दूसरे को क्यों नहीं दिखाया गया। वो दरअसल दोस्तों मेरा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम चला था जिसकी वजह से वहाँ का थोड़ा हिस्सा गायब था, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वहाँ लिखा था हमारे जिनको इस कंपटीशन को जीतने के लिए सिर्फ एक बंदे से ही टफ फाइट करनी पड़ेगी और वहाँ आगे लिखा था कि हमारे जिनको पूरे इस एकेडमी में सिर्फ 2 ही बंदे टक्कर दे सकते, उसमें से पहली है मैसा और दूसरा कौन है वो हमें आगे बताया जाएगा। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते। हमारा जिन सारे बंदों को हराने के बाद वहीं पर स्टेज पे खड़े होकर अपने मन में कहता है सब कुछ अच्छे से होगा जैसा कि मैंने सोचा था। तभी जिनका टीचर गारोन वहाँ आता है और कहता है यंग मास्टर जिन आपने तो आज कमाल ही कर दिया है। आपके इस काबिलियत के साथ मुझे पूरा यकीन है कि आप इंटरमीडिएट ट्रेनिंग रैंक ग्रुप में आपको ज़रूर उसमें शामिल होने का मौका मिलेगा, इसलिए मैं आपको पहले से ही बधाई देता हूँ इसकी। फिर जिन कहता है आपका शुक्रिया गारोन, लेकिन जब तक मैं वहाँ चला नहीं जाता तब तक आप ही मुझे ट्रेनिंग देंगे। फिर गारोन कहता है अच्छा ठीक है और आगे कहता है चलिए अब हमारे खाने का समय हो गया है, इसलिए हमें आज की सुबह की ट्रेनिंग को यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। फिर हमारा जिन कहता है
कितना टाइम बचा है खाना खाने के वक्त होने में। फिर गारोन कहता है लगभग 10 मिनट यंग मास्टर, लेकिन आप क्यों पूछ रहे। फिर हमारा जिन कहता है मैं एक और शख्स से लड़ना चाहता हूँ। फिर गारोन पूछता है यंग मास्टर वो कौन है जिससे आप लड़ना चाहते हैं। फिर हमारा जिन चिल्ला के कहता है बेलॉफ स्मिथ से मैं लड़ना चाहता हूँ। फिर हमें बेलॉफ का सीन दिखाया जाता है जो अपना नाम सुन के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है यंग मास्टर लेकिन मैं ही क्यों। फिर जिन अपनी तलवार को उसकी तरफ करता है और कहता है बेलॉफ आगे बढ़ो और मुझसे लड़ो। अगर तुम ऐसे ही डरते रहे तो तुम सैंडल क्लैन में कभी भी सरवाइव नहीं कर पाओगे, इसलिए आगे बढ़ो और मुझसे लड़ो। अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर बेलॉफ हमारी जिन की ये बात सुनकर डर जाता है और डरते डरते हमारे जिन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और अपने मन में कहता है यंग मास्टर जिन ने मुझे क्यों चुना है, क्या इसकी वजह ये है कि मैं कमज़ोर हूँ इसलिए वो मुझसे लड़ना चाहते। फिर हमें जिन को दिखाया जाता है जो हमारे बेलॉफ से कहता है बेलॉफ एक तरफ मैं हूँ जो 10 लड़ाई लड़ने के बाद बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और दूसरी तरफ तुम हो जो बिल्कुल सही हो, लेकिन मैं अभी भी तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ और यही वजह है कि मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। और हमारे जिन की ये बात सुनकर आसपास के सभी लोग हंसने लगते हैं बेलॉफ पर। दोस्तों ये हमारे जिन ने जो कुछ भी कहा जो ना ही मुझे समझ में आता है ना ही हमारे बेलॉफ को समझ में आता है, इसलिए हमारा बेलॉफ कहता है यंग मास्टर माफ़ करना लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं। लेकिन हमारा जिन बेलॉफ को कोई जवाब नहीं देता, सीधा उस पर अटैक कर देता है। हमारा बेलॉफ भी उसके अटैक को रोक लेता है लेकिन वो इसकी वजह से काफ़ी पीछे आ गया होता है और बेलॉफ कहता है यंग मास्टर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन हमारा जिन फिर से कोई जवाब नहीं देता और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और उस पर एक ज़ोरदार हमला कर देता है, लेकिन बेलॉफ उसे रोक देता है। फिर हमारा जिन बेलॉफ से कहता है बहुत अच्छे, तुम अच्छे तरह से मेरे अटैक को ब्लॉक कर रहे हो। फिर हमारा बेलॉफ कहता है आपका शुक्रिया इस तारीफ के लिए। इसके बाद दोनों ही एक दूसरे को धक्का मारते हैं और पीछे चले जाते हैं। हमारा जिन पीछे जाने के बाद तेजी से बेलॉफ की तरफ दौड़ के आता है और नीचे बैठकर उसके पैर पे किक मारता है जिसकी वजह से हमारा बेलॉफ गिर जाता है। बेलॉफ फिर से पूछता है यंग मास्टर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर जिन कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें इधर ऐसे ही बुलाया है। मैंने तुमको यहाँ लड़ने के लिए बुलाया है, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें अभी मारना चाहता हूँ, इसलिए तुम खड़े हो जाओ क्योंकि मैं दोबारा तुम पर दया नहीं दिखाऊंगा। बेलॉफ हमारी जिनकी ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है इसलिए वो खड़ा होता है और अपनी तलवार पर सॉर्ड ऑरा को एक्टिव करता है। बेलॉफ के सॉर्ड ऑरे को देख के वहाँ के सारे स्टूडेंट हैरान हो जाते। फिर मैसा अपने टीचर गारोन से कहती है सर हमें इसे रोकना होगा नहीं तो यंग मास्टर जिन खतरे में पड़ सकते। फिर गारोन इस मैच को रोकने जाता है लेकिन तभी हमारा जिन कहता है तुम यहाँ जो कुछ भी देख रहे हो उसे ऐसे ही देखते रहो, रोकने की कोई ज़रूरत नहीं, चाहे मैं मरी क्यों ना जाऊँ। फिर गारोन कहता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया यंग मास्टर, और कुछ नहीं करता है हमारा गारोन। इसके बाद हमें फिर से बेलॉफ का सीन दिखाया जाता है। बेलॉफ हमारे जिन से कहता है अच्छा ठीक है यंग मास्टर, अगर आप ऐसा चाहते तो मैं ऐसा ही करूँगा। फिर हमारा जिन बेलॉफ से कहता है अगर तुम्हें पता है कि ऑरा का इस्तेमाल कैसे करते हैं तो भी तुम्हें रोकने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी पूरी ताकत दिखा सकते हो। बेलॉफ हमारे जिन की ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है अगर आप मुझसे लड़ना चाहते थे तो आपको उन लोगों से लड़ने से पहले ही मुझसे लड़ लेना चाहिए था, तब आप मुझे आराम से हरा सकते थे। और हमारे जिन के ऊपर अटैक कर देता है। हमारा जिन भी बेलॉफ के ऊपर अटैक करता है लेकिन हमारी जिन की ब्लेड टूट जाता है। इधर हमारा जिन बेलॉफ के इस ज़बरदस्त अटैक की वजह से काफ़ी पीछे चला गया होता है और हमारा जिन कहता है मैं जानता था कि बेलॉफ ताकतवर है लेकिन ये नहीं जानता था कि इतना ज़्यादा ताकतवर है। बेलॉफ हर बार जब अपने ओपोनेंट से लड़ रहा था तो वो पहले से ही अपने ओपोनेंट के टेक्निक और स्ट्रेटजीज का पता कर ले रहा था और जिसकी वजह से वो बड़े ही आराम से उन अटैकों को रोक ले रहा था। और बेलॉफ अपने आखिरी सबसे ताकतवर ओपोनेंट से भले ही हार गया हो लेकिन उसने उसको भी काफ़ी अच्छे टक्कर दी थी, लेकिन तब भी हमारे बेलॉफ ने ऑरा का इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि उसे लगा होगा कि उसके ओपोनेंट ऑरा का इस्तेमाल नहीं कर सकती, इसलिए उसने भी ऑरा का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उसको ये गलत लग रहा था। हमें फिर बेलॉफ को दिखाया जाता है जो तेज़ी से हमारे जिन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और अपनी तलवार उठाकर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी हमारा जिन उसके अटैक करने से पहले ही उसके हाथ की कलाई पे ज़ोर से मारता है जिसकी वजह से बेलॉफ का तलवार गिर जाता है उसके हाथ से। तभी हमारा जिन जल्दी से उसके पीछे आकर उसके गले को पकड़ता है और ज़मीन पर बैठ जाता है और ज़ोर से दबाने लगता है और बेलॉफ अपने गले से जिन के हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन छुड़ा नहीं पाता और हमारा जिन वैसे ही कुछ देर पकड़ के रखता है और कुछ देर बाद ऐसे ही कुछ सोचता है और उसे छोड़ देता है। फिर बेलॉफ को जैसे ही हमारा जिन छोड़ देता है वैसे ही बेलॉफ खांसने लगता है और हमारे जिन से कहता है
आप रुक क्यों गए? आपने तो कहा था कि आप मुझसे लड़ना चाहते तो ऐसा ही तो हो रहा था, तो आप अचानक इस फाइट को क्यों ख़त्म कर रहे हैं? क्या आप बस मेरे साथ खेलना चाहते थे या फिर आप इन लोगों के सामने मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे? और बेलॉप हमारे जिन के ऊपर चिल्ला के कहता है, अब बताइए यंग मास्टर आप ऐसा क्यों कर रहे थे? फिर हमारा जिन जो अब तक बेलॉप की बातें चुपचाप सुन रहा था वो कहता है, तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हें इस तरह उकसाना मुझे भी कितना ज़्यादा दर्द पहुंचाता है। और हमारा जिन उसकी तलवार के पास जाता है, उसको उठाकर बेलॉप के पास जाता है और कहता है, जैसा कि तुमने कहा कि मैंने ऐसा क्यों किया वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि किसी की परवाह करना या अपना अच्छाईपन दिखाना ये एक ऐसी चीज़ है वो सिर्फ जो ताकतवर है वही कर सकते हैं। और हमारा जिन आगे कहता है, हालांकि तुम मुझसे कमज़ोर हो और तुम्हारी हरकतें एक बच्चे जैसी है जो मुझे काफ़ी पसंद है, लेकिन तुम अपने इस अच्छाई के साथ इस जहन्नुम जैसी दुनिया में ज़िंदा नहीं रह सकते। इसलिए बेलॉप प्लीज़ तुम अपने आप को ताकतवर बनाओ और हमारे साथ और हर किसी के साथ मिलकर इस अच्छाई की रक्षा करो। और मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हारे साथ इतना कठोर व्यवहार कर रहा था। फिर हमें सबको दिखाया जाता है जो हमारे जिन और बेलॉप को देख रहे थे। फिर हमें बेलॉप को दिखाया जाता है जो जिन की बातें सुनकर रो रहा होता है। तभी दो नौकरानी और एक नौकर खाना लेकर आ रहा होता है। उसमें से एक नौकरानी कहती है, यहाँ क्या हो रहा है? क्या ट्रेनिंग अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है? क्या हम बाद में आए? फिर जिन उन नौकरानियों से कहते हैं, यहाँ सब कुछ ठीक है और हमारा ट्रेनिंग भी ख़त्म हो चुका है, अब तुम खाना ला सकती हो। फिर हमें बेलॉप को दिखाया जाता है जो अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, यंग मास्टर आप जाके अपना खाना खा लीजिए। फिर हमारा जिन मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा ठीक है, मैं अपने साथ तुम्हारा भी खाना लेकर आता हूँ। और हमारा जिन खाना लेने के लिए चला जाता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें खान का सीन दिखाया जाता है जो हमारे जिन के फादर के पास आया होता है। जिन ने जो भी आज यहाँ पर किया है वो उस बारे में बताने के लिए आया हुआ होता है। फिर खान हमारे जिन के फादर के पीछे झुकता है और आज जो कुछ भी हमारे जिन ने किया है वो सब कुछ हमारे जिन के फादर को बता देते हैं। फिर जिनके फादर जो आराम से बैठे हुए थे तो वो अचानक हंसते और कहते हैं, अच्छा ऐसा है, मेरे छोटे बेटे को उन पर इतना ज़्यादा यकीन है, वो ताकतवर होकर कमज़ोरों को गले लगा रहा है। अगर ये बात है तो फिर हमें ज़रूरत है उन्हें देखने की कि हमारे छोटे बेटे के यकीन की क्या कीमत है। और जिनके फादर आगे कहते, खान तुम उसके पास जाओ और कहो कि मैं अपने छोटे बेटे को उसका पहला मिशन देने वाला हूँ। फिर खान कहता है, अच्छा ठीक है, और वहाँ से चला जाता है। दोस्तों यहाँ नहीं बताया जाता कि जिनके फादर ने खान को किसके पास भेजा है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा जिन 1 साल में क्या हुआ वो बता रहा होता है। हमारा जिन कहता है, बेलॉप से लड़ने के बाद कुछ दिनों बाद ही हमारे स्कूल का फर्स्ट हॉलीडे शुरू हो गया और सभी स्टूडेंट या तो अपने घर चले गए या फिर उन्होंने खुद को और ज़्यादा ट्रेनिंग करके और ताकतवर बनाया। और अब मुझे 15 साल की उम्र में ही 3 स्टार नाइट का दर्जा दिया गया है और अब मैं इंटरमीडिएट रैंक क्लास में आ गया हूँ। दोस्तों इससे पहले हमारा जिन बेसिक रैंक क्लास में था अब इंटरमीडिएट रैंक क्लास में आ गया है। मैं जैसे ही इंटरमीडिएट रैंक क्लास में आ गया उसके बाद से हमें उस लकड़ी की बेकार सी तलवार को चलाने की ज़रूरत नहीं है, अब हम असली की तलवार यूज़ करते हैं। और हमारा जिन आगे कहता है, सारे स्टूडेंट अपनी मन मर्जी के मुताबिक तलवार ढूंढने के बजाय उन्होंने अपनी मन मर्जी की तलवार बनाना पसंद किया और मैंने अपने परिवार के वेपन स्टोरेज में जो तलवार मुझे अच्छे से सूट करे उसे ढूंढने की कोशिश की। लेकिन हमारा जिन अपने मन में ये सब कह रहा था कि तभी वहाँ लूना आती है और कहती है, मुझे काफ़ी दिक्कत हुआ ऐसी तलवार ढूंढने में जिसका तुम अच्छे से इस्तेमाल कर सको। फिर हमारा जिन हमें बता रहा होता है कि लेकिन मैं अपनी तलवार खुद नहीं चुनूंगा बल्कि मेरी तलवार सिस्टर लूना चुनेगी। फिर हमें 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ लूना जिन को हिलाते हुए कहती है, जिन प्लीज़ मुझे तुम अपनी तलवार चुनने दो, और हमारा जिन आखिर में मान जाता है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ हमारा जिन आगे बताता है कि लेकिन सिस्टर लूना हथियार के मामले में मुझसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह का तलवार मैं चुन सकता था उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर तलवार चुनेगी मेरे लिए। हमारा जिन हमें ये सब बता ही रहा था कि तभी लूना एक बड़ी सी तलवार को निकालता है। हमारा जिन जैसे ही उस तलवार को देखता है तो उसके तोते उड़ जाते हैं। फिर लूना हमारे जिन को उस तलवार के बारे में बताने लगती है। लूना कहती है, ये व्हील स्लॉटर है, इसका इस्तेमाल जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं करता था, और अगर इसकी आकार की बात की जाए तो
जो तलवार मैं अभी यूज़ करता हूँ करांटिल लगभग उसके जैसी ही है। तो बताओ जिन, तुम इस तलवार के बारे में क्या सोचते हो। हमारे जिन को दिखाया जाता है जिसका मुंह इस तलवार को देखकर लटक जाता है। फिर हमारा जिन कहता है मैं शुक्रगुजार हूँ आपका मेरे लिए इस तलवार को चुनने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये तलवार मेरे लिए बनी है। फिर लूना कहती है अच्छा ऐसी बात है, मैं समझ सकती हूँ, मैं तो बस मजाक कर रही थी। फिर हमारा जिन अपने मन में कहता है मुझे नहीं लगता कि वो मजाक कर रही है, लेकिन व्हील स्लॉटर भले ही काफ़ी अच्छी तलवार है लेकिन वो काफ़ी भारी है। इतना नहीं कि मैं उतना संभाल ना सकूं, लेकिन फिर भी वो काफ़ी भारी है, मुझे नहीं चाहिए। फिर लूना जिन की तरफ देखती है और अपनी उस तलवार को नीचे रख देती है और कहती है अच्छा ठीक है, मैं यहाँ आई हूँ तो तुम्हें दूसरी तलवार भी दिखाती हूँ। और हमारे जिन को लेकर वेपन स्टोरेज में चली जाती है और कहती है मैंने सच में तुम्हारी तलवार चुनने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। मैंने सोचा कि क्या तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा और तुम किस किस तरह का तलवार इस्तेमाल कर सकते हो। और तब जाकर मुझे इसका ख्याल आया क्योंकि तुमने सिलेक्शन सेरेमनी के दौरान हमारी पैट्रियाज की बारिशाड़ा तलवार को चुना था, इसलिए ये तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारा जिन जैसे ही उस तलवार को देखता है तो वो कहता है इस तलवार का नाम ब्रैडामांटे, ये हमारे फर्स्ट पैट्रियार्च लॉर्ड टेमर की भाई की तलवार है। फिर लूना हमारे जिन के हाथ में उस तलवार को दे देता है। हमारा जिन जैसे ही उस तलवार को अपने हाथ में लेता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, जिसे देखकर लूना कहती है लगता है तुम्हें यह तलवार काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। फिर हमारा जिन कहता है हाँ बिल्कुल मेरे को ये तलवार काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है क्योंकि ये हमारे परिवार के बाद जितनी भी बेहतरीन तलवार है उन सब में से सबसे ज़्यादा बेहतरीन तलवार ही है। और हमारा जिन हमें बता रहा होता है कि ब्रैडमेंट और बारिशाटा ये दोनों सबसे ज़्यादा बेहतरीन है शैडो एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए। हमारा जिन और आगे कहता है इस तलवार को हासिल करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी कि सिस्टर लूना इस तलवार को मेरे लिए चुने, क्योंकि मैं इस तलवार को खुद चुन नहीं सकता था, क्योंकि अगर मैं इस तलवार को चुनता तो मेरे भाई बहन भी इस पर सवाल उठाते, क्योंकि ये तलवार उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। इसलिए मैंने हार मान लिया क्योंकि मैं कोई दिक्कत में पड़ना नहीं चाहता। फिर हमारा जिन लूना से कहता है मैं नहीं जानता कि मैं आपका शुक्रिया अदा किस तरह से करूं, क्योंकि अगर मैं शुक्रिया भी करूं तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कम है। फिर लूना कहती है मैं ये नहीं सुनना चाहती थी जिन, मुझे लगता है कि तुम अभी तक मुझ पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर पाए हो, इसलिए मुझे लगता है कि मैं निराश होने वाली हूँ। फिर हमारा जिन कहता है नहीं ऐसा नहीं है। फिर लूना कहती है क्या सच में, लेकिन तुम मुझे पहले ही निराश कर चुके हो, इसलिए तुम्हें मेरे निराश दिल को आराम पहुंचाना होगा, तो तुम अपनी आंखें बंद कर लो, अब हम अपनी ट्रेनिंग को शुरू करने वाले हैं। जिन कहता है अच्छा ठीक है। फिर लूना कहती है तुम जानते तो हो ना कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। फिर जिन कहता है हाँ मैं जानता हूँ। फिर लूना जिन के कंधे पे हाथ रखती है और कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे आज तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत है। फिर जिन कहता है को क्या चीज़ है जो आप मुझे बताना चाहती है। फिर लूना कहती है हमारे भाई बहन जो तुम्हें अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करते, उनमें से कुछ ऐसे भी है जो तुमसे बिना किसी शर्त के प्यार भी करते, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को तुम अपने दिल से याद रखो। मैंने तुम्हारे जन्म से पहले काफ़ी अकेले ज़िंदगी गुजारी है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरे जैसे अकेले अपनी ज़िंदगी गुजारो। और लूना जिन को हिलाते हुए कहती है और प्लीज़ दोबारा कभी मुझे दुखी मत करना, तुम समझ गए ना जिन। फिर जिन कहता है हाँ मैं समझ गया सिस्टर लूना। फिर लूना कहती है चलो तो भी ठीक है, अब हम अपनी ट्रेनिंग को दोबारा शुरू करते, तो तुम अपनी आंखें बंद कर लो जिन और अपने दिलो दिमाग से देखने की कोशिश करो। और दोस्तों आज के एपिसोड हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, आगे का कहानी हम अगले एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब